वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो वही लिखी है जो हम सब भी चाहते हैं, व्हाई पाकिस्तानी वांट इंडियन कार्स। व्हाई मैं तो बाइक्स चाहूंगा यार। ओके रॉयल एनफील्ड। मुझे तो बाइक और कार कुछ भी मिल जाए। अच्छा, उसका नेक्स्ट पार्ट है व्हाई कार्स आर सो एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन मेरा सबसे कोई एक दो रीजन बताओ कि पाकिस्तान में कार क्यों महंगी है? क्योंकि यहाँ पे बनती नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स नहीं है। असम्बल तो हो रही है ना। हाँ लेकिन फिर भी cost ज्यादा और है। ज्यादा पाकिस्तान टैक्स नहीं है ना। ज्यादा है। ओके, असल में ये है कि इंजन आते हैं बाहर से, हमने ठीक भी है। देखा है। इसका कंपनी मतलब भी भी वही है और ना। इधर जस्ट असम्बल होती है और इधर ड्यूटीज बहुत है, Yes. 200% ड्यूटीज है। बिल्कुल ऐसा तो ही। इसलिए इधर एक नॉर्मल सी गाड़ी जो इंडिया में 6-7 लाख की आती है, जैसे वो आल्टो, तकरीबन इंडिया में आल्टो 6-7 तो 2.5-3 लाख रुपए की है आल्टो। इंडिया में। हाँ इंडिया में नहीं 2.5-3 लाख की नहीं है, हमने कुछ तकरीबन वीडियोस 6-7 में लाख देखा की है है। ना। आप हाँ। कमेंट्स में भी बताइएगा। पाकिस्तान में तकरीबन 25 लाख की है। 25 से 30 हाँ लाख मतलब की है। स्टार्टिंग प्राइस उसकी। ऐसा ही तो है। आप देख लेंगे कितना गैप है। चलें फिर बाकी वीडियो को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स बताई गई हैं, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग घंटे तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टॉप। YouTube से ठीक है ये तो चलो। आटा है। महंगी चीज के पीछे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये लोग तो सिर्फ आटे के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ये क्योंकि फ्री वाला आटा पाकिस्तान है। में इस वक्त बहुत ही भयानक इकोनॉमिक ऐसे क्राइसिस ही आए है, हुए ऐसे ही हैं। है। हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा बेसिक हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में ये इस वक्त एक लग्जरी है। क्योंकि कराची जैसे शहर के अंदर आटे के प्राइसेस 200 रुपए किलो तक हो चुके हैं। अब कहने को तो पाकिस्तान में फिलहाल बुरे हालातों के चलते बहुत सारी चीजें हद से ज्यादा महंगी मिल रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमेशा से ही वहाँ पर महंगी हैं? गाड़ियाँ। जी हाँ, गाड़ियाँ। या अल्लाह, पाकिस्तान में तुम मुसलमान मुझे पैदा करता, लेकिन करता इंडिया में पैदा। अब ये जनाब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये आपको इस बात से क्लियर हो जाएगा ये यहाँ पे बहुत से कि लोग ये पाकिस्तान में कहते हैं। गाड़ियां इतनी ज्यादा महंगी हैं कि इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लो कि टोयोटा कोरोला जो इंडिया के अंदर 16,46,000 से शुरू होती थी, वही गाड़ी वहां पर 61 लाख रुपए से शुरू होती है। और ये तो सिर्फ उसके एक्स फैक्ट्री प्राइसेस हैं, यानी इस पर अभी FED टैक्स और ड्यूटीज और लगने वाली हैं, जिन पर अभी हम आगे बात करेंगे वीडियो में। 70-75 लाख। एंड अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस पर मैक्स टू मैक्स 50% तक भी टैक्स कंसीडर कर लो, तो भी इन गाड़ियों के प्राइसेस ऑलमोस्ट 10.5 लाख रुपए तक ही होने चाहिए एक्स फैक्ट्री के। और अगर हम करेंसी को भी एडजस्ट कर दे तो 1 INR 3.5 पाकिस्तानी रुपीस के अराउंड होता है, लेकिन फिर भी हमारे पड़ोसी इन गाड़ियों के लिए कई गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी ज्यादा महंगी तो है ही साथ इतनी महंगी गाड़ियां होने के बावजूद भी इनके अंदर जो फीचर्स मिल रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही बेसिक हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जो आने वाली कोरोला थी उसके बेस वेरिएंट में 4 एयरबैग्स मिल जाया करते थे, लेकिन पाकिस्तान में मिलने वाली टॉप मॉडल कोरोला के अंदर भी सिर्फ 2 ही एयरबैग्स मिलते हैं। और इस गाड़ी का एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और चलो ये तो फिर भी मैं कोरोला की बात कर रहा था। सुजुकी ऑल्टो जो इंडिया के अंदर 3.5 लाख रुपए से शुरू होती है, उसकी कीमत पाकिस्तान में 21.5 लाख रुपए है। और यही वो वजह है जिसके चलते जब इंडिया में डेवलप हुई कार्स के बारे में पाकिस्तानी से पूछा जाता है तो उनके जवाब कुछ ऐसे होते हैं। 13 लाख नहीं सर जी, 13 लाख कसम से और यार मैं मान ही नहीं सकता भाईजान। हाँ, यहाँ पर लोगों का चौंकना लाजमी है, क्योंकि इंडिया की खुद की कंपनीज इतनी हाईली एडवांस्ड कार्स डेवलप करने में कामयाब हो पा रही हैं, और वो भी उन प्राइजेस पर दे पा रही हैं जो पाकिस्तानी प्राइजेस के सामने बहुत ही कम है। चलो पाकिस्तान में गाड़ियों के हालात तो खराब है ही, लेकिन बाइक्स की कंडीशन तो हद से ज्यादा बुरी है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी इंडिया में 90s में मिलने वाली AX100 जैसी रेक्टेंगुलर लाइट वाली मोटरसाइकिल्स बिक रही हैं, अभी भी जिनमें चल सिर्फ 70 सीसी का इंजन मिलता है। और उसमें भी वहां पर होंडा CD70 जैसी मोटरसाइकिल का प्राइस 1.5 लाख रुपए से तो शुरू होता है। हाँ, वहां पर चाइनीज और जॉइंट वेंचर में डेवलप्ड 70 सीसी मोटरसाइकिल्स सस्ती मिल जाती हैं थोड़ी, जैसे कि 50 से 60 हजार रुपए में, लेकिन इनकी क्वालिटी भगवान भरोसे होती है। लेकिन जैसे ही हम 150 सीसी के सेगमेंट में एंटर करते हैं ना, इन मोटरसाइकिल के प्राइसेस 5 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि सुजुकी GR150 जिसका प्राइस शुरू होता है 4,96,000 से पाकिस्तान के 5.5 अंदर। लाख की हो। और बेनेली 400 वहां पर 10,06,000 रुपए में मिलती है। तो क्यों है पाकिस्तान में इतनी परेशानी? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान की सरकार की खराब पॉलिसीज, जापानीज कंपनीज की मोनोपोली और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ना होने के कारण पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, और अब वहां के लोग चाहते हैं कि वो भी इंडिया में बनी गाड़ियां वहां पर चला पाए।
Amid a grim economic outlook in Pakistan, car manufacturing companies are announcing production halts. फिर से वो गाड़ियां 25-30 लाख रुपए महंगी होंगी। पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली 25-30 लाख रुपए गाड़ी महंगी हुई है। रोज के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया डबल से है। भी आपको ज्यादा। शुरू करें उससे पहले हमें पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों पर लगने वाले टैक्सेस को समझ लेना चाहिए, क्योंकि तभी पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। पाकिस्तान में बनने वाली कार्स पर फॉरेन से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों के मुकाबले टैक्सेस काफी कम लगते हैं। यहाँ पर फॉरेन से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर सीधा सीधा ड्यूटी लगती है, जो कि 800 सीसी की कार्स पर 13.5 लाख रुपए तक है और 16 से 1800 सीसी की गाड़ियों पर यह 80 लाख रुपए तक है। लेकिन लोकली असेंबल्ड कार्स पर पाकिस्तान में दो तरीके के मेन टैक्सेस लगते हैं, जिसमें पहला है फेडरल एक्साइज ड्यूटी और दूसरा है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स लोकली बनी हुई गाड़ियों पर 12.5% ही लगता है, और एफईडी की बात करें अगर हम, तो वो 1000 सीसी की गाड़ियों पर तो 0% है, लेकिन अगर कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आ रही है तो वो 40% तक लगता है। अब इन मेन टैक्सेस के अलावा भी कुछ टैक्सेस हैं जो वहाँ पर लगते हैं गाड़ियों पर, जैसे कि एक तो लगता है इनकम टैक्स गाड़ी खरीदते टाइम, एक लगता है टोकन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स और मोटर टैक्स। ये सभी टैक्सेस मिलकर भी ना 15 से 20 हजार रुपए तक ही होते हैं, और ये ज्यादातर इंजन की कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं कि इस रेंज के अंदर ये कितने रहने वाले हैं। अब ये जितने भी टैक्सेस है ना, ये एक्स फैक्ट्री प्राइसेस के ऊपर लगते हैं, यानी कि जैसे इंडिया के अंदर एक्स शोरूम प्राइसेस के ऊपर टैक्सेस जो लगते हैं, वैसे ही वहाँ पर एक्स फैक्ट्री प्राइसेस के ऊपर ये टैक्सेस लगते हैं। और अगर हम उस हिसाब से देखें तो जहाँ ऑल्टो जैसी गाड़ी की कीमत 21 लाख रुपए एक्स फैक्ट्री है, वहाँ पर ये टैक्सेस आटे में नमक की तरह दिखाई देते हैं। इन टैक्सेस से पाकिस्तान की बेसिक फिलॉसफी समझ में आती है, और वो ये है कि फॉरेन इंपोर्टेड कार्स पर टैक्स लगाओ ताकि पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हो सके। और देखा जाए तो सेम इसी तरीके की पॉलिसीज एंड फिलॉसफी इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनाई थी, और इसीलिए एक नज़र में पाकिस्तान की इन पॉलिसीज के अंदर कुछ भी खराब नहीं दिखाई देता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत कितनी ज़्यादा खस्ता है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा लो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स कार्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स और कोचेस बनाने के मामले में पाकिस्तान की रैंक ईरान जैसी कंट्री से भी नीचे रखते हैं। हाँ, वही ईरान जहाँ पर यूएसए के अंधाधुंध सैंक्शंस लगे हुए हैं। और तो और इस रैंक में पाकिस्तान उज्बेकिस्तान जैसी लैंड लॉक कंट्री के आसपास आती है, वो देश जिसमें आबादी हद से ज्यादा कम है। पाकिस्तान की कार मार्केट कितनी छोटी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि 2021 में वहाँ पर सिर्फ 1,81,000 कार्स ही मैन्युफैक्चर की गई थी, लेकिन इसी साल इंडिया के अंदर 30,82,000 गाड़ियाँ बनाई गई थी। अरे ये तो छोड़ो, किया जैसी कंपनी जो इंडिया के अंदर 5th रैंक पर आती गाड़ियां बेचने के मामले में, उसने भी 2.5 लाख गाड़ियां बेच दी थी इस साल, जो कि पाकिस्तान देश की पूरी कार मैन्युफैक्चरिंग से भी ज्यादा है। अब पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है, उसके पीछे 3 मेजर पॉइंट्स हैं, और उसमें भी जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है लैक ऑफ पॉलिसीज। और इसे समझने के लिए हमें पाकिस्तान की पॉलिसीज को इंडिया से कंपेयर करते हुए समझना होगा कि पाकिस्तान ने कहां पर गड़बड़ करी है। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। आजादी के बाद दोनों ही देशों के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर हुआ करती थी, और बहुत लंबे समय तक सब कुछ ऐसा ही रहा। लेकिन 80 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही देशों में पार्शियल लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, यानी कि बाहर की कंपनीज भी इन देशों के अंदर अब जॉइंट वेंचर्स बना सकती थी और अपने सामान बेच सकती थी। और 1983 में पाक सुजुकी ने पाकिस्तान के अंदर असेंबली ऑपरेशन शुरू कर दिए थे, और इससे लॉन्च हुई थी सुजुकी मेहरान, वो गाड़ी जिसे इंडिया में मारुति 800 बोला जाता था। इंडिया में भी मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर स्थापित हुआ, लेकिन शुरुआत में यहाँ पर वो इम्पोर्टेड गाड़ियां ही बेच रहे थे। लेकिन मारुति सुजुकी के अलावा 4 बड़े और जॉइंट वेंचर्स बनाए गए थे, जिसमें अगेन इंडियन और जापानीज कंपनीज शामिल थी, जैसे कि स्वराज माजदा, DCM टोयोटा, एलविन निसान और आइशर मित्सुबिशी। अब इंडिया और पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर की शुरुआत तो एक साथ हुई थी, लेकिन इंडियन ऑटो मार्केट इतनी बड़ी इसलिए हो पाई क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास इंडिजनाइजेशन का प्लान था, जो कि पाकिस्तान में मिसिंग था। चलिए मैं समझाता हूँ। 90s का दौर आ चुका था और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने 97 में पॉलिसीज इनिशिएटिव लिया, और इसके अंदर ओपन लाइसेंस इशू किए गए, जिसमें कि आप इंडिया के अंदर असेंबलिंग कर सकते थे। बस शर्त एक थी कि पहली शिपमेंट आने के 3 साल के अंदर आपको 50% इंडिजनाइजेशन करना होगा और 5 साल के अंदर 70%। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए साल दर साल ऑटो रिलेटेड इंपोर्ट्स पर टैरिफ भी कम किए गए, जैसे कि 1991 में ये थे 150%, 92 में ये हुए 110%, फिर उसके बाद ये हुए 85%, उसके अगले साल हुए 65%, और फिर 95 में ये घटकर से 50% रह गए। यानी कि जो आप बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे थे गाड़ियों को बनाने के लिए, उन पर टैक्सेस कम करते चले गए लगातार। अब इन पॉलिसी से एक बात तो समझ में आती है कि इंडिया का पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग का लोकलाइजेशन करने का था, ताकि भारत के अंदर इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो सके, जॉब्स क्रिएट हो सके और इंडिया तेजी से R&D के अंदर मजबूत हो सके। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा था,
कुछ भी नहीं। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई भी पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही थी जो कंपनीज को इंसेंटिवाइज करे ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लोकली कर सके और उनकी R&D मजबूत हो पाए। पाकिस्तान में R&D पूरी तरीके से गायब होने के पीछे एक और रीजन है। सी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अंधा पैसा लगता है और इतना पैसा खुद से जमा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और यहीं पर काम आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी ग्रोइंग पोटेंशियल को देखकर आपको पैसा देते हैं। और इसीलिए जहां एक तरफ इंडिया में 2000s के अंदर FDI का कर्व ऊपर जा रहा था, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट्स मिल रही थी क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान को 2008, 2012 और फिर 2018 में ग्रे लिस्ट कर दिया गया था, जिसने ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि FDI के कर्व को भी जमीन पर ला पटका। अब क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की तरह होम ग्रोन इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सका, तो पाकिस्तान की पॉलिसीज जो प्रोटेक्शन के लिए अच्छी लग रही थी, उन्हीं से पाकिस्तान के अंदर मोनोपोली क्रिएट हो गई। फॉरेन प्लेयर्स पर एडिशनल टैक्सेस इंपोज करने से ज्यादातर प्लेयर्स कॉस्ट में कम्पीट नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए सिर्फ 3 जापानीज प्लेयर्स ही बचे, यानी कि होंडा, टोयोटा और सुजुकी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी मोनोपोली बनाकर रखी। और मोनोपोली कितनी ज्यादा तगड़ी है इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लो कि वहां पर जो लोकली असेंबल्ड गाड़ियां होती हैं उसके अंदर टोयोटा का मार्केट शेयर 35% था 2018 के अंदर, होंडा का था 27% और सुजुकी का था 28%। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये 2019 में बढ़कर 100% हो गया सिर्फ इन 3 कंपनीज के पास, यानी कि सुजुकी के पास 57%, टोयोटा के पास 28% और होंडा के पास 15%। और यही वो रीजन है कि क्यों पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी वहां पर फीचर्स इतने कम आते हैं, क्योंकि 3 ही प्लेयर्स हैं और वो आपस में साठ गांठ कर लेंगे और उनको जरूरत ही नहीं है लोगों को कुछ प्रोवाइड करने की, सिर्फ एक इंजन और एक खोखा दे दिया, चल जाएगा काम। खैर, ये जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर काम करती है ना, ये सभी की सभी जॉइंट वेंचर्स के अंदर ऑपरेट करती हैं, जहां पर फॉरेन से सेमी नॉकडाउन या कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स आती हैं और बस यहाँ पर असेंबल की जाती हैं। और एक तरीके से देखा जाए ना तो ये सिर्फ एक नाम की मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि पूरे के पूरे पार्ट्स तो बाहर बने हैं, यानी कि इंजन ब्लॉक बाहर मोल्ड किया गया है, सब कुछ बाहर बना है, बस यहाँ पर लाकर उनको असेंबल किया गया है। एंड एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से हो गया जैसे कि छोटे बच्चे अपने लेगो पीसेस को जोड़कर अपना खिलौना बनाते हैं। अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है और वो ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब इसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा लेट कर दिया है। और इसका एग्जाम्पल आप फिर से इंडिया से ले सकते हैं। इंडिया के अंदर 5 बड़े मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं, जिसमें कि मानेसर नॉर्थ में आता है, पुणे वेस्ट में, चेन्नई साउथ में, जमशेदपुर कोलकाता ईस्ट में और इंदौर सेंटर में। और इन 5 बड़े क्लस्टर्स के अंदर 76 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें कि कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स ग्राउंड अप बनाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस स्केल पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वहां तो बस असेंबली प्लांट्स हैं जो कि 3 बड़े जॉइंट वेंचर्स में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि पाक सुजुकी, जो कि एक पाकिस्तानी कंपनी और सुजुकी मोटर से मिलकर बना है, इंडस मोटर्स कंपनी, जो कि टोयोटा और एक हाउस ऑफ हबीब नाम के पाकिस्तानी कंपनी के साथ मिलकर बना है, और होंडा एटलस, जो कि अगेन पाकिस्तानी कंपनी के साथ होंडा का टाई अप है। अब ये जो भी असेंबली वाला मॉडल है ना, इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ है पाकिस्तान की गिरती हुई करेंसी, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज इतने ज्यादा हेवीली इंपोर्ट्स पर डिपेंड करेंगी ना, तो डॉलर के मुकाबले गिरते हुए पाकिस्तानी रुपीस की वजह से कीमतों में उछाल आना लाजमी है। और इसीलिए लास्ट 2 इयर्स के अंदर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एवरेज कार के प्राइसेस 50% तक इंक्रीज हो गए हैं। अब ये नंबर्स हमारे लिए सिर्फ एक हंसने का जरिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी दुखती रख है। और इसका सोल्यूशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये बहुत ही ज्यादा आम बात हो चुकी है कि पाकिस्तान की जनता वीडियोज में आकर भारत में बनने वाली गाड़ियों की डिमांड करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि भारत में बनने वाली गाड़ियां बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और वहां पर मिलने वाली गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा कम पैसों में भी मिल जाती हैं। अब पाकिस्तान की हरकतों के चलते इंडिया तो अपनी गाड़ियां वहां बेचने से रहा, लेकिन आने वाले दिनों में ये जरूर होगा कि आप लोग चलाओगे 4 डोर थार और वो देंगे वीडियोस पे रिएक्शन। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप में से सिर्फ 17% लोग ही ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर छोड़िए। थैंक यू। काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। किधर जा रहे हैं? हमारी सिम तो किधर की है? लेफ्ट साइड इधर की है हालांकि नीचे। इम्पोर्टेंट कार जो थी ना, जो जापानीज गाड़ियां थी, उधर देख, वो उनको यहाँ बताएं। पे 4-5 साल पहले जो है ना, वो आती थी 5-6 साल पहले। उसके बाद वो यहाँ पे बैन कर दी गई। गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि जापानी गाड़ी टैक्सेस बहुत लग गया था। टैक्सेस इसलिए उसके बाद वो पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी भी नहीं, वो भी आ रहे थे, सारे आ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ऐसी बनाई 5-6 साल पहले कि उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली थी 3 कंपनीज की। इन्होंने वो गाड़ी नहीं आने दी, क्योंकि जो ये गाड़ी मतलब के सेल कर रहे थे 15 लाख रुपए की या 20 लाख की, तो वो वही गाड़ी दे रहा था आपको 10 लाख में।
जापानी गाड़ी, इन्होंने कहा भी हमारी तो गाड़ी सेल नहीं होगी, बिल्कुल तो ऐसा बैन है। करवा दी और अपनी गाड़ी 15 लाख वाली 30 लाख की कर दी, 30 वाली जो है 60-70 लाख की कर दी। 2017-18 में ना वो XLI GLI जो टोयोटा की वो 17-18 लाख रुपए में मिल रही थी। 18 में। बहुत अब वो ज्यादा है। 70-80 लाख रुपए में चली गई। पिछले कुछ 2-3 सालों अब तो से ना ये है बहुत ज्यादा। कि ये बिल्कुल सही कहना है कि जो मिडिल क्लास की रेंज से अपना गाड़ियां दूर हो चुकी हुई हैं। पहले आ जाती थी कि 15-20 लाख रुपए में गाड़ी, अब नहीं है। मुझे उस वक्त अब तो पे- बड़ी बेसिक गाड़ी जो 800 सीसी है हाँ, वो बहुत तकरीबन महंगी हो 15-20 लाख की होगी। मैं वो कह रही थी कि मुझे उस वक्त पे अफसोस हो रहा है कि जब उन्होंने बताया कि आजादी के वो बात का सारा टाइम बताया कि इसी तरह दोनों जगहों पे सेम सेम चल रहा था, उसके बाद इंडिया ने जो है सिर्फ उसी पे रिलायबल नहीं रहे, उस पे वर्क करना शुरू किया, इंडिजिनस Research and अपना development, और हाँ। वहीं पे जो है हम लैग करके उधर हमने कोशिश ही नहीं की। फील्ड में यही देखते हाँ। हैं कि हमारे अपने मुल्क के साथ सिंसियरिटी नहीं है। हाँ हमारे पॉलिटिशियन ही है ना जो वही पॉलिसी ना, वगैरह ऊपर से बनाते हैं सारा, ना, हाँ जी, बिल्कुल टैक्सेस ऐसा बहुत ज्यादा है, हाँ इस तरह हद करके से ज्यादा टैक्सेस है। वो और- मैंने जब देखे वो तो भाई बहुत ज्यादा है, और वो टाइम और आज का टाइम आ 20-20 गया। लाख रुपया टैक्स है गाड़ी पे। बिल्कुल ऐसा ही है फिर यार। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर टैक्स है, अगर इंश्योरेंस करवाते हैं उसके ऊपर फिर टैक्स है, Separate है हर चीज। और और फिर फिर- टोकन टैक्स जो आपने 1 साल के बाद जो है वो पे करना होता है। हाँ। और टैक्स ही टैक्स है जब तक आप गाड़ी चला रहे और हैं। गाड़ी के फीचर्स भी उस लेवल के नहीं है, जिस तरह Basic उन्होंने एयर से। बैग्स का बताया कि उधर फिर भी 4 हैं और इधर ये जो है 2 ही अच्छा हैं। कई गाड़ी ऐसी जिसमें एयरबैग ही नहीं है है। ही नहीं, उसने कहा था वो- सिर्फ एक वो जो इंजन और आल्टो एक में नहीं है खोखा ना, नहीं है, वो 25 से 30 लाख की गाड़ी होती और है। उसपे airbag नहीं है। बेसिक वेरिएंट उसका 22.5-23 लाख है और उसमें कोई एयरबैग नहीं। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान में तो जिन्होंने 3-4 साल पहले गाड़ियां खरीदी है ना वो फिर अच्छे रहे हाँ, हैं। हाँ, अब वो तो सही है। इतना मुश्किल हो गया हुआ है ना, बहुत ही ज्यादा टफ हो गया। बाकी एक वीडियो में बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया एक एक चीज को, जिस तरह कंपेयर किया गया, और एंड में रिएक्शन वालों की भी बैंड बजा दी। तो हम रिएक्शन करेंगे। नहीं, लेकिन हमें आइडिया तो हो रहा है ना कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें नहीं तो इन्फॉर्मेशन हमें शायद दुनिया से कट जाते हैं हम नहीं रिएक्शन ना यार, करते। हम इंफॉर्मेशन के पर्पस से, और इवन ऐसा नहीं है दे भी रहे हैं रिएक्शन तो हम खुश हो रहे हैं उनकी जो है डेवलपमेंट इतना देख के, और उनसे सीख भी रहे हैं कि यार कहाँ पे गलतियां हमसे हुई हैं जो हम उधर लैग कर गए हैं, ये पीछे तो रह गए सीखना हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, इन्वेस्टर्स वगैरह को चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे सीखने से क्या होगा यार? इंफॉर्मेशन में फिर इजाफा। वो सिर्फ गवर्नमेंट या जो सारे इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें उनका अपना फायदा होता है, ये तो अपना पैसा बनता है। मोनोपोली मतलब मिल बांट के खाओ आवाम का कोई और नहीं दबा के खाओ। हाँ, आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या